So hello friends, in this lecture series we are going to cover the art and culture by नितिन सिंघानिया book। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश में तो हमने बोलवचन कर दिया, आगे हिंदी में ही करेंगे क्योंकि हम लोग हिंदी का ही प्रयास कर रहे हैं, हिंदी को ही बढ़ावा देंगे इस चैनल पर। तो भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृद भांड, ठीक है। भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृद भांड, ये पहला चैप्टर है नितिन संघानिया बुक का। इसको हम बहुत ही शॉर्ट लिस्ट में, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए इनके वर्ड्स को देखेंगे और इनमें क्या पॉइंट और फैक्ट लिखे हैं इनको हम बस रिवाइज करेंगे, ताकि कम से कम समय में ये लेक्चर जो है ये रिवाइजिंग के तौर पे लिया जाए। वास्तुकला ने आर्किटेक्चर शब्द लैटिन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है निर्माता या बिल्डर, अर्थात जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया है वहीं से वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकला जो स्कल्पचर है, हमारा स्कल्पचर नहीं ऐसे करके लिखते हैं हम इंग्लिश में, स्कल्पचर शब्द प्रोटो इंडो यूरोपीय PIE मूल के केल से लिया गया है, जिसका अर्थ है काटना फाड़ना, है ना। काट फाड़ के चीज चार के जो है एक मूर्ति बना दी जाती है ना। जैसे कि हमारे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति उन्होंने बूढ़े बाबा ने तैयार की है, क्या नाम है उनका बताइए। ठीक है, मूर्तियां कला की लघु रचनाएं, ये या तो हस्त निर्मित होती हैं या उपकरणों से बनाई जाती है ना, या तो आप 3D प्रिंटर से बना सकते हैं, और अभियांत्रिकी व मापन की तुलना में सौंदर्य शास्त्र से अधिक संबंध रखती हैं। मतलब मापन इतना भले ना हो, एग्जैक्ट ना हो, लेकिन जो सुंदरता जो उसमें कलर के यूज होता है वो ज्यादा इसमें स्कल्पचर में यूज होता है। बाकी वास्तुकला तो आप जानते ही हैं, तो इसमें अंतर देख लेते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला में। आकार और विस्तार में तो वास्तुकला भवनों के डिजाइन और निर्माण के संदर्भित करता है ना। वास्तुकला भवनों का निर्माण और डिजाइन को संदर्भित करता है। मूर्ति कला अपेक्षाकृत लघु त्रिआयामी रचनाएं होती हैं, जैसे कि हड़प्पा की खुदाई में मोहनजोदड़ो में नाच करती हुई ऐसी नर्तिका की मूर्ति मिली थी, है ना, इस टाइप के। प्रयुक्त सामग्री क्या है, वास्तुकला में सामान्यतः पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण हुआ है ना। जबकि मूर्तियां सामान्यतः एक प्रकार की सामग्री से बनी होती हैं, एक ही प्रकार की सामग्री होती है, उसी को सांचे में ढाल दिया जाता है और फिर उसकी फिनिशिंग दी जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है। वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित के अध्ययन का समावेश होता है। मतलब एक फिक्स साइज लेते हैं कि इतने का ये लेंटर पड़ेगा, इतने का ये छत पड़ेगी, है ना। टेक्निकल चीजें होती हैं। गणित मैथमेटिक्स को स्थान देते हैं कि जितनी लंबी दीवार ये है उतनी लंबी दीवार होगी, ये नहीं कि ये बड़ी है ये छोटी है, तो है ना, ऐसा नहीं। इसके लिए विस्तृत और सटीक मापन की आवश्यकता होती है ना। कितना एरिया, अब जैसे ताजमहल बना है तो ये इतना इतना स्क्वायर फीट है, ये पिलर यहाँ पे जाएगा, तो ये नहीं है कि ये पिलर यहाँ पे जाएगा, ये पिलर भी यहीं पे जाएगा ना। तो ये सटीक मापन है, ज्यामितीय विधियों के द्वारा जो है ताजमहल जैसी संरचना का निर्माण होता था उस समय। उदाहरण देख लीजिए, ताजमहल, लाल किला। मूर्तिकला में रचनात्मकता, जितनी क्रिएटिविटी हो आपकी वो दिखा दीजिए, कल्पना जितना आप विजुलाइज कर पाए, है ना, जितना फैंटेसाइज कर पाए उस चीज को, उतना उसका समावेश कीजिए। और सटीक मापन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाँ, ये इतना बड़ा मुंह और इतनी टांगे नहीं हो। लेकिन अगर ऐसी भी कोई प्रतिमा हो जाएगी तो उसे भी मूर्ति कला का हड़प्पा कालीन का सुंदर नमूना कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक अनुपात होना चाहिए, है ना। जैसे आप कहते हैं 36-24-36, इस टाइप का कुछ अनुपात होना चाहिए। नटराज नर्तिका की कांसे की मूर्ति, सब कुछ मजे में है, मजे में पढ़िए। भारतीय वास्तुकला, भारतीय वास्तुकला पे आ जाते हैं। भारतीय कला वास्तुकला की कहानी विकास की कहानी है ना। जो भी वास्तुकला और इसकी कहानी है वो विकास की कहानी, कैसे डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे लोग पहले गुफा में चित्रकारी करते थे और केवल ऐसे ही चित्र बना देते थे, ये भाला मारा, ये ऐसे हाथी दिखा दिया, ऐसे फिर उसके बाद धीरे धीरे और चित्रकारी और डीप में हुई। फिर मुगल कालीन चित्रकला देख लीजिए, क्या ब्रिस्क, वो जो नहीं कहते हैं कि महीन कतई चित्रकारी करते थे A3 साइज के पेपर पे, तो वैसी आने लगी। तो वही विकास की कहानी है। प्राचीन हड़प्पा घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक भवनों, मूर्तियों को अपनी स्वयं की एक कहानी है। महान साम्राज्यों का उद्भव और पतन, विदेशी शासकों का आक्रमण जो धीरे धीरे देशी बन गया, है ना। पहले विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ था, लेकिन बाद में ये क्या हुआ, आपस में ही लड़ने लगे। जब मुगल, अकबर तो यहीं के ही थे, संतान थे, फिर उसके बाद वो आपस में ही उनके संतानें लड़ने लगी और क्या कहते हैं मराठा, इन सब में लड़ाई होने लगी ना।
जो धीरे धीरे देशी बन गया। विभिन्न संस्कृतियां शैलियों का संगम भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास में परिलक्षित होता है। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं वास्तुकला का हमारी, है ना, जो आर्किटेक्चर है उसका क्या अगर हम वर्गीकरण किया जाए तो कैसे होगा। तो प्राचीन भारत में एक तो हड़प्पाई कला हो गई, है ना, जैसे कि मोहनजोदड़ो में जो हुई, हड़प्पा नगर में हुई, मोहनजोदड़ो में हुई, सिंधु सभ्यता का ही अंतर्गत ये दोनों आते हैं। ये जो कला है जो लोथल वगैरह शहरों में पाई जाती है। फिर मौर्यकालीन कला, जो मौर्यकालीन मतलब जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके पिता पुत्र अशोक थे, है ना, बिंबिसार थे, ये इन सब के समय में जो कला थी। फिर मौर्योत्तर जो संगम काल में, इन सब कालों में जो है मौर्य के आगे वाले काल में कैसी कला रही। फिर गुप्त कालीन, आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। दक्षिण भारतीय कला, उस समय जो दक्षिण भारत के जो शासक रहे होंगे, है ना, इस तरीके से। अगला देख लेते हैं, इसको हम अगर मध्यकालीन भारत को बांटे वास्तुकला में, तो पहला तो आता है हमारा दिल्ली सल्तनत, दूसरा आता है मुगल सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आप समझ रहे हैं, रजिया सुल्तान के जो आसपास के हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर हैं जितने भी वंश हुए। और मुगल काल में आप समझ ही रहे हैं, बहादुर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। फिर आधुनिक काल में इंडो गॉथिक आ गया और नव रोमन काल आ गया। अब हड़प्पाई कला और वास्तुकला के बारे में देखते हैं, है ना। तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी, जो तीसरी शताब्दी थी, तीसरी सह शताब्दी है यहाँ पे, मतलब कि ईसा पूर्व 3000 बीसी की बात हो रही है। तीसरी सह शताब्दी 3000 बीसी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर उत्तर और पश्चिम इस साइड में, यहाँ पर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई। मतलब कि ये अगर भारत है आपका इस तरीके से, तो यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, जो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र था पूरा, उसके अफगानिस्तान, है ना, इधर गुजरात, लोथल, पंजाब, राजस्थान, इन सब जो क्षेत्रों में जो व्यवस्था पनपी, जीवंत कल्पना, कलात्मक संवेदनशीलता, इस प्राचीन सभ्यता की विशेषता थी। जो उत्खनन स्थलों पर पाई गई अनेकानेक मूर्तियों, मोहरों, मृदभांडों, आभूषणों से प्रकट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उनकी पुरातात्विक प्राप्तियां देख लेते हैं। तो वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा, रावी नदी के जो तट पर है, वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के जो तट पर है, विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें मिली है। मतलब 6 अन्नागार ऐसे 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 करके 2 कतारें मिली, इधर 6 इधर 6। लिंग और योनि के प्राषाण प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं, जौ, लकड़ी की ओखली में क्या मिला है, गेहूं, जौ, पासा, ताम्रतुला, दर्पण, इसके अतिरिक्त कांस्य धातु की बनी हिरण्यकोप का पोछा करती हुई कुत्ते की मूर्ति, है ना, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ये इतना प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता में। वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो में, ये तो हड़प्पा में प्राप्त हुआ रावी नदी के तट पर, वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ये रावी नदी के तट पर है, याद रखिए हड़प्पा, है ना, और सिंधु नदी के तट पर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। तो आ सकता है कौन सी किसके तट पर है। वृहत स्नानागार मिला है, वृहत अन्नागार, ये स्विमिंग पूल के दीवाने थे, तो इनको वृहत स्नानागार है, अन्नागार एक ही जगह पे है। देह संस्कार पश्चात समाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो बहुत ही फेमस है। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, जो कि मोहनजोदारो पिक्चर में बाद में बाढ़ आने पर नदी में दिखाई पड़ती है आपको लास्ट सीन में। और पशुपति मोहर, गुजरात में धौलावीरा, गुजरात में जो धौलावीरा स्थान है उसमें क्या मिला है, विशाल जलाशय मिला है, अद्वितीय जलदोहन प्रणाली मिली है, कि मतलब जल का उपयोग कैसे करना है, स्टेडियम, बांध, तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख मिला है। अगला देख लेते हैं पॉइंट, गुजरात में लोथल, धोलावीरा हो गया, अब लोथल को देख लेते हैं। तो गुजरात में लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है, मतलब कि सूती वस्त्र उद्योग वहां पे ज्यादा होता होगा। समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल है। गोदी, शवदाह के अवशेष को दफनाने की प्रथा, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं वहां पे मिलती हैं, चित्रित मदभांड, है ना, आधुनिक शतरंज, घोड़े, जहाज का टेराकोटा आकृति, चाले 45 से
90% और 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण है वहां पर। तो ये बात हो गई हमारी लोथल शहर की, ये बात हो गई हमारी धोलावीरा शहर की, ये बात हो गई हमारी मोहनजोदारो की, और ये हो गई हड़प्पा नगर की। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय सीमा के निकट, भारतीय जो सीमा है उसके निकट घग्गर हाकरा की धारा पर स्थित पाकिस्तान में गनेरीवाल, घग्गर और हाकरा की धारा पर स्थित पाकिस्तान का गनेरीवाल है। हरियाणा में राखी गढ़ी है, ये स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अन्नागढ़ समाधि क्षेत्र, नालियां टेराकोटा की ईंटें मिली हुई हैं। और रोपड़ एक स्थान है भारत में, पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है ये रोपड़, है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। सतलज नदी के किनारे कौन है? रोपड़। अंडाकार गड्ढे में मानव शवाधान के साथ दफन कुत्ता है, तो दफन कुत्ता मानव शवाधान के साथ कहाँ है? रोपड़ में, सतलज नदी के तट पर जो है। राजस्थान में लोथल और कालीबंगा चूड़ी कारखाना, खिलौना, गाड़ियां, ऊंट की हड्डियां, अलंकृत ईंटें, गढ़ी और निचला स्तर ये सब मिला हुआ है। गढ़ी मिला है मतलब एक गढ़ है ऊपर ऊंचाई पर, और निचला स्तर है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय कला एवं संस्कृति का जो पहला चैप्टर हम अध्ययन कर रहे हैं। गुजरात में सुरकोटदा स्थान है, गुजरात में कौन सा स्थान है? सुरकोटदा। घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला है, तो ये पूछ दिया जाए घोड़े की हड्डियों का वास्तविक अवशेष कहाँ मिला है? तो सुरकोटदा में। घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। हरियाणा में बनावली, हरियाणा में बनावली का देख लेते हैं विशेषता क्या है। सूखी हुई सरस्वती नदी पर खिलौना हल, एक हल है जो खिलौने वाला है छोटा सा, जौ, लापीस, लुजली, अग्नि वेदिकाएं, अंडाकार आकार की बस्ती, अरीय गलियों वाला एकमात्र नगर। क्या है बनावली? तो अरीय गलियों वाला, अरीय मतलब ऐसे ऐसे करे गलियों वाला नगर कौन सा है? तो बनावली है। सरस्वती नदी जो सूखी है उसके तट पर कौन सा है? बनावली। खिलौना हल कहाँ मिला है? बनावली हरियाणा में। लापीस, लोचली, अग्नि वेदिका, अंडाकार आकार की बस्ती कहाँ है? बनावली में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में यमुना के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये सबसे पूर्वी स्थल मतलब पूर्वी इधर है ना, ये पूर्वी हो गया आलमगीरपुर, इधर हो गया एक, फिर इधर ऐसे कर गया। तो प्रमुख खोजे तांबे की बने हुए टूटे फलक, मिट्टी की बनी वस्तुएं, नाद पर कपड़े की छाप, नाद पर कपड़े की छाप है। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु सभ्यता घाटी का सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं, तो ये पाकिस्तान के मेहरगढ़ की व्यवस्था होगी। ये क्या है? सभ्यता का अग्रदूत है मेहरगढ़। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरी नगरीय जो प्रयोजन था, शहरी नगरीय नियोजन तो जो था, इनकी जो प्लानिंग थी, सिटी प्लानिंग के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सड़कों का नियोजित नेटवर्क, घर जल निकास प्रणाली इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिकी कौशल का प्रमाण है। मतलब यहाँ का जो नाली वाली की व्यवस्था थी बहुत बेहतरीन थी। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला देख लेते हैं, है ना, कैसा उन्होंने घर वर बना रखे थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष नगर नियोजन के उल्लेखनीय समझ को प्रकट करते हैं। मतलब एक अच्छा जो है क्या है, सिटी प्लानिंग थी इनकी, है ना। नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर था, मतलब आयताकार इस तरीके से ऐसे नगर बने थे, बीच में गलियां थी, है ना, इस तरीके से आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। सड़कें उत्तर दक्षिण, सड़कें उत्तर से दक्षिण थी, है ना, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में, मतलब सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम इस तरीके से काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। विशाल सड़कें नगर अनेक खंडों में विभक्त थी, जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों और बहुमंजिला अपार्टमेंट जोड़ने के लिए किया जाता था। मतलब ये त्रिकोण पर काटती थी, आयताकार ग्रिड वाला था, और छोटी सड़कें अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतों को जोड़ने का प्रयास के लिए किया गया था। उत्खनन स्थलों से मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन पाए जा गए हैं। निवास गृह होता है, सार्वजनिक भवन होते हैं, सार्वजनिक स्नानागार मतलब एक साथ नहा लीजिए, एक साथ रुकने वाला, और निवास गृह जिसमें अलग अलग लोग रहते हैं। निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग मानकीकृत आयामों वाली, मानकीकृत मतलब एक स्टैंडर्ड आयाम वाली मिट्टी की पक्की ईंटों का
उपयोग करते थे। भली भांति पकी ईंटों की कई परतें बिछाई जाती थी। भली भांति मतलब अच्छे से पकी हुई कई परतों ईंटों की कई परतें बिछाई जाती थी। इसे जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। मतलब बढ़िया तरीके से जोड़ देते थे। नगर दो भागों में विभाजित था, गढ़ और निचला नगर। एक ऊपर किला होता था, ये देखिए किला है, और एक निचला नगर है ना। विशाल आयाम वाले भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभ वाला हॉल, आंगन आदि के लिए किया जाता था, है ना। उपयोग इनके लिए होता था, गढ़ी का उपयोग। और गढ़ी में स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों और अभिजात वर्गों के विकास के लिए थे। ठीक है। अन्नागार बुद्धिमत्ता के साथ वायु संचार वाहिकाओं सहित ऊंचे चबूतरे के साथ डिजाइन किए गए थे। जो अन्नागार थे वो वायु संचार वाहिकाओं मतलब कि एग्जॉस्ट होल, मतलब एक वो बनाए गए थे, है ना। इनसे अनाज के भंडारण में मदद के साथ उनकी कीटों की उनकी रक्षा करने में सहायता मिलती थी। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों और शासकों के लिए महलों के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से बड़ी स्मारकीय संरचनाएं नहीं मिलती हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों से बड़ी स्मारकीय संरचनाएं नहीं मिलती, मतलब मिस्र में और मेसोपोटामिया इतनी बड़ी चीजें नहीं है, इतनी बड़ी संरचनाएं नहीं है जितनी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में है। तो अगला देख लेते हैं। हड़प्पाई नगर की एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक क्या एक विशेषता है, सार्वजनिक स्नानागार। जो इनके स्विमिंग पूल थे, जो बाथ टब से थे, ये सार्वजनिक थे। ये देखिए कितना बड़ा है ना। इन इससे उनकी संस्कृति में कर्मकांडीय पवित्रता, मतलब कर्मकांड की पवित्रता के महत्व का स्थान संकेत मिलता है। जैसे हम लोग क्या नीमसार होता है कि आप सीतापुर में जाइए, वहां पे नहा लीजिए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इसी तरीके से इन स्नानागारों के चारों ओर दीर्घाओं, इस स्नानागार के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का समूह था, मतलब वहां पे जाके कपड़े बदल लीजिए। सार्वजनिक स्नानागार का सबसे बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो के खनिज अवशेषों में वृहद स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो का एक स्नानागार मिला है ना। इस वृहद स्नानागार में कोई दरार या रिसाव नहीं है। यह हड़प्पा सभ्यता की अभियांत्रिकी क्षमताओं का परिचायक है। नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए हैं। इनका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा आवास रूप में किया जाता है। कुछ घरों में सीढ़ियां भी थी, जिससे संकेत मिलता है कि संभवतः 2 मंजिला मकान थे। अधिकांश भवन में निजी कुएं और स्नानागृह थे, मतलब अपने अपने सबके कुएं थे, स्नान गृह थे अपने। वायु संचार की भी व्यवस्था थी, मतलब कि एयर वेंटिलेशन अच्छा था, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन था, है ना। हड़प्पाई सभ्यता की मुख्य विशेषता उन्नत जल निकासी थी। बढ़िया सा जल निकलता था कि मतलब जो नालियों की व्यवस्था थी वो अच्छी थी। प्रत्येक घर में निकलने वाली छोटी नाली है मुख्य सड़क के साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी थी। नियमित साफ सफाई रख रखाव के लिए नालियों के को शीतल रूप से ढका गया था। मतलब शीतल मतलब कि जाली नहीं होती, जाली जैसे हमारे पत्थर लगा दिए थे, वही उसी तरीके से ढका। नियमित दूरियों पर मलकुंड थे, सस्पेंड थे, मतलब मलकुंड आप समझ ही रहे होंगे कि नालियां ऐसे जाती हैं, फिर यहाँ पे सस्पेंड बना देते हैं जिसमें वहां पे सब डंप हो जाए, फिर यहाँ से उठा लिया जाए सारा मैटर। व्यक्तिगत सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर ध्यान दिया गया था, काफी प्रभावशाली था। कई स्थानों पर कुओं की उपस्थिति भी देखी गई है। कई विद्वानों का क्या तर्क है, कई विद्वानों का तर्क है कई विद्वानों का तर्क है कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी में मेसोपोटामिया में लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की कई मोहरें मिली हैं, मतलब मेसोपोटामिया मिस्र में सिंधु घाटी की कई मोहरें मिली हैं, ये भी अच्छी बात है। अब हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियां देख लेते हैं। तो हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियां कैसी थी। हड़प्पाई मूर्तिकार त्रिआयामी कृतियों से व्यवहार करने में बहुत कुशल थे। त्रिआयामी कृतियों से व्यवहार करने में बहुत कुशल थे हड़प्पाई जो मूर्तिकार थे। सबसे अधिक मोहरें कांस्य मूर्तियां, मतलब कॉपर की, ब्रॉन्ज की कह सकते हैं। ब्रॉन्ज मतलब मिक्स धातु थी, है ना। उसको वो लोग अलग अलग नहीं करते थे, मजबूत हो जाती थी तो गला के उसमें से मैटर निकाल के जो मिक्स ब्रॉन्ज टाइप की धातु बचती थी, है ना। ये नहीं कि प्योर कॉपर अलग कर लिया और प्योर एल्युमिनियम अलग कर लिया, मिक्स ही वो लोग यूज कर लेते थे। अनुपात भी शायद उन्हें पता हो, तो वो जो गंदगी निकाल के कांच यूज कर लेते थे। और मृदभांड प्राप्त हुए, मृदभांड में मिट्टी के बर्तन वगैरह। मोहरों के बारे में देख लेते हैं अब। तो पुरातत्वविदों
को सभी उत्खनन स्थलों से अलग अलग आकार प्रकार की कई मोहरें मिली हैं, जहां अधिकांश मोहरें वर्गाकार हैं, मतलब इस टाइप की हैं, त्रिकोणीय हैं, इस टाइप की मोहरें हैं, कई आयताकार हैं, इस टाइप की हैं, है ना। और वृत्ताकार मोहरों के उपयोग के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब वृत्ताकार भी मोहरे हैं। यद्यपि मोहरे बनाने के लिए नदी तल में पाए जाने वाले मुलायम पत्थर स्टेटाइट का, जो नदियां बह रही हैं उसके नीचे जो पत्थर पड़े होते हैं, पेबल्स जिन्हें कहते हैं, उठा के उन्हीं को घिस घिसा के बना देते थे, थोड़ा गर्म वरम करके। सर्वाधिक उपयोग किया जाता था हालांकि अगेट, चट, तांबा, कचाब, कांचाब, टेराकोटा की भी मोहरे मिली हैं। तांबे, सोना, हाथीदांत की भी मोहरे मिली हैं। अधिकांश मोहरे चित्राक्षर लिपि, पेक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब कोई पिक्चर बना दी ऐसे 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 करके, इस तरह की मोहरे मिली हैं। तो ये पिक्चर हमारे सभ्यता की मोहर की है, ये हमारी मतलब निशानी, इस तरीके से वो लोग चलाते थे। इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बात समझ रहे हैं? ऐसे लिखी जाती थी लिपि, ठीक है, दाएं से बाएं। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं, मतलब ऐसे, पहले तो ऐसे लिखा और फिर इधर आ गए तो फिर ऐसे लिखा, फिर आ गए इधर ऐसे लिखा, ऐसे। अगला देखते हैं, मुद्रा लेख को मस्सी ने दाएं से बाईं ओर लिखा था। मुद्रा लेख को मस्सी ने दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखा था, लेकिन द्विदिशात्मक, जो कि दाएं से बाएं एक पंक्ति पर और बाएं से दाएं दूसरी पंक्ति पर। इन पर पशुओं को सामान्यतः 5 आकृतियां भी हैं। इन सतहों पर उत्कीर्णित किया गया है। सामान्य पशु रूपांकन में कुबड़दार बैल, इनको ध्यान से आप देखिए क्या क्या मिला है। कुबड़दार बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बायसन, बकरी, मारकूर, साकिन, मगरमच्छ आदि हैं। तो सिंधु सभ्यता की मोहरों में कुबड़दार बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बायसन, बकरी, मारकोर, रासिन, मगरमच्छ, मतलब यही सब इन्हीं की जातियों में। आगे से अब कैसे कैसे आप याद कर सकते हैं कि मगरमच्छ है कि नहीं, तो आप मोहनजोदड़ो पिक्चर देखते हैं तो सबसे पहले ही सीन में ऋतिक रोशन ने मगरमच्छ को मारा है। फिर उसके बाद बकरी तो देखिए सभी जातियों में होती ही होती है, भैंस भी होती ही होगी, है ना। काली भैंस से शायद कोई बैठा हुआ है, ऐसा याद कर सकते हैं आप कि जो उसका सामंत था वो भैंस पर बैठा है। हाथी भी होंगे ही, वहां पे राजा वगैरह होंगे। बाघ तो होते ही हैं उस समय। गेंडा, कुबड़दार बैल, है ना, बायसन, बकरी, मारकोर, ये सब चीजें आप याद कर सकते हैं। हालांकि मतलब कुछ आप पिक्चराइज कीजिए। सामान्यतः मोहरों पर एक और पशु और मानव आकृतियां हैं, दूसरी ओर मुद्रा लेख है। एक तरफ तो मानव आकृति है या पशु की आकृति है, दूसरी ओर मुद्रा लेख है जो लिखा गया है, और दोनों ओर मुद्रा लेख है, या दोनों ओर मुद्रा लेख है। साथ ही कुछ मोहरों पर तीसरी ओर भी मुद्रा लेख है। कुछ मोहरों पर जानवरों की कल्पना की गई है, आधा आदमी आधा जानवर। कुछ मोहरें स्वास्तिक की तरह भी पाई गई हैं। कुछ मोहरों में कल्पित पशुओं के साथ अर्ध मनुष्य अर्ध पशु आकृतियां भी हैं। इस तरीके की आकृतियां हैं मोहरों में। मोहरों का मुख्य रूप व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था और वे संचार में सहायक होती थी, मतलब मैसेज जाता था कि यहाँ से यहाँ तक लोग गए हैं, ट्रैवल किया है। मेसोपोटामिया में विभिन्न मोहरों की खोज और लोथल जैसे विभिन्न स्थलों से यह पता चलता है कि मोहरों का बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, है ना। मतलब कि जब मेसोपोटामिया से यहाँ की मोहरें मिली तो पता चलता है कि बड़े स्तर पर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता। एक छेद वाली कुछ मोहर शवों पर भी पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि संभवतः इनके प्रयोग ताबीज के रूप में किए जाते हैं, कि बांध के धागे से पहना देते थे गले में, है ना। संभवतः इनके धारण द्वारा पहचान के रूप में इनकी प्रयोग किया जाता रहा, मतलब जिसको जिस आदमी का साइन का पहना देते तो पहचान हो जाती थी कि ये व्यक्ति ये है ना। जैसे अमेरिका में जो आर्मी के मैन होते हैं, जो उसकी फोर्स होती है, वो देखिए एक लॉकेट ऐसा पहनती हैं, हर पिक्चर में आपने देखा होगा, वैसे ही टाइप का। शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। स्वास्तिक सदृश डिजाइन वाले मोहरें भी पाई जाती थी, उदाहरणार्थ पशुपति की मोहर और यूनिकॉर्न वाली मोहर। अब पशुपति वाली मोहर की देख लेते हैं। ये देखिए पशुपति वाली मोहर है। तो इसमें क्या है, मोहनजोदड़ो से मिली स्टेटाइट की मोहर में पालथी मारकर बैठी मानव आकृति और देवता को दर्शाया गया है। पशुपति के रूप में संदर्भित इस आकृति में 3 सींग वाला मुकुट पहना है, चारों ओर पशुओं से घिरी है। आकृति के बाईं ओर हाथी और बाघ बैठे हैं, जबकि दाईं ओर गैंडा और भैंस दिखाई देते हैं। आकृति के आसन में
के नीचे 2 हिरण दिखाई देते हैं। तो क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। 3 सींगों वाला मुकुट पहना हुआ है पशुपति के रूप में, है ना। चारों ओर पशुओं से घिरी है। आकृति के बाईं ओर इधर साइड में कौन सा है, हाथी है पहले तो, और इधर साइड में हाथी और बाघ है इधर, और इधर साइड में दाईं और गैंडा और भैंस है। आकृति के आसन के नीचे 2 हिरण है, इधर 2 हिरण है। तो हाथी और बाघ, गैंडा और भैंस, और इधर 2 हिरण। इस तरीके से चीजें हैं इस पशुपति वाली मोहर में, ठीक है। अब देख लीजिए कांस्य की मूर्तियां क्या है, जैसे कांस्य मतलब ब्रॉन्ज या कॉपर मिक्स। हड़प्पा सभ्यता व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की प्रथा की साक्षी थी। कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक, जो शेर पेड्यू का उपयोग से बनाया जाता था, है ना। लुप्त मोम टेक्निक, पहले मोम डाल ली पहले मिट्टी में, फिर मोम जब निकल गई तो ऊपर से उसमें वो डाल दिया जो मेटल था इनका। उसके बाद इस तकनीक में मोम की मूर्तियां पहले गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था, तब सूखने दिया जाता था। इसके बाद मिट्टी से लेपित मोम को गर्म किया जाता था, जिससे अंदर का मोम पिघल जाती थी। फिर छोटे से छेद में माध्यम से मोम को बाहर निकाल लिया जाता था और खोखले सांचे के अंदर पिघली हुई धातु डाल दी जाती थी। धातु के ठंडा हो जाने पर, जम जाने पर मिट्टी का लेप हटा दिया जाता था, जिससे मोम की आकृति होती, उसी आकार की आकृति धातु की आकृति तैयार हो जाती। आज भी इस तकनीक का देश में कई भागों में प्रचलन है। तो ये है लुप्त मोम टेक्निक। जैसे मोहनजोदड़ो की काशी की नतकी, कालीबंगा का कांसे का बैल, तो ये इस टाइप की जो मूर्ति मिली है यही लुप्त मोम टेक्निक से बनाई गई है। नतकी की मूर्ति विश्व की सबसे पुराने कांसे की मूर्ति है। ये मूर्ति जो है ये वाली सबसे पुरानी है। मोहनजोदड़ो में मिली 4 इंच की इस मूर्ति में आभूषण पहने हुए एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इसमें बाएं हाथ में चूड़ियां और दाहिने हाथ पर कंगन है। बाएं हाथ में चूड़ियां हैं, भाई ये इस साइड में है ना, इसको ऐसे आप जब घुमाएंगे तो ये बाएं हाथ में ये चूड़ियां हैं, और दायां हाथ इसका इसका दायां हाथ ये है, उसमें कंगन है। दाहिने हाथ पे कंगन, ताबीज सम्मिलित है। यह अपने कूल्हे पर दाहिना हाथ रखे हुए त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। अभी नृत्य में है कि गुस्साए हुए है, ये आप ही लोग समझ सकते हैं। टेराकोटा क्या है, टेराकोटा देख लीजिए। अब टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी के उपयोग को संदर्भित करता है। कांसे के उपयोग मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां संख्या कम है, आकार और रूप में भद्दी हैं। इन्हें पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाया जाता है। पिचिंग विधि देख लीजिए। और अधिकांशतः गुजरात और कालीबंगा के स्थलों से मिली है। सामान्यतः टेराकोटा का खिलौना, पशुओं की मूर्तियां, लघु गाड़ियां और पहिया आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। जो मिट्टी के थे उससे बर्तन वर्तन और खिलौने वगैरह बनाते थे। मातृ देवी सींग वाले देवता का मुखौटा। अब मातृ देवी की मूर्तियां अनेक सैंधव स्थलों से मिली हैं, इस टाइप की मूर्तियां जिनसे इनका महत्व का पता चलता है। यह उनके वक्ष स्थल पर लटके हुए कंठाहार से सुसज्जित एक खड़ी महिला की अनगढ़ मूर्ति है। यह धोती, कटिवस्त्र और करदनी पहने हुए, इसने पंखाकार मुकुट भी पहना हुआ है। चेहरे के रूपांकन को भी बहुत भद्दे ढंग से दिखाया गया है और कुशलता का भाव है। संभवतः उसकी पूजा समृद्धि के लिए की जाती थी, है ना, समृद्धि के लिए, धन लाने के लिए। वह उर्वरता की भी देवी रही होगी। जैसे मोहनजोदड़ो में जो हीरोइन थी उसको मातृ देवी के रूप में लोग पूजते थे, समझते थे, है ना, इस तरीके से। अब आगे देख लेते हैं मृद भांड। तो स्थलों से मिले मृद भांडों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सादे मृद भांड और चित्रित मृद भांड। सादे मतलब कि सिंपल अपना उपयोग के लिए ले लिए गए, और चित्रित मृद भांड वो थे जिनको गिफ्ट वगैरह करते थे वो लोग, है ना। चित्रित मृद भांडों को लाल और काले मृद भांडों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। चमकदार काले रंग का प्रयोग लाल पृष्ठभूमि पर डिजाइन और आकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। वक्ष, पक्षी, पशुओं की आकृति, ज्यामितीय प्रतिरूपों, चित्रों के आवर्ती विषय थे। आवर्ती मतलब बार बार इनका उपयोग करके गोल गोल में
डिजाइन किया जाता था। पाए गए अधिकांश मृदभांड चाक पर बनाए गए थे। चाक मतलब ऐसे ऐसे, ये जो नहीं होता है, इसको यहाँ पे छेद होता है, ये एक्सिस पे जुड़ा होता है, इसे ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, यहाँ पे मिट्टी रख के ऐसे 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 बर्तन बनाते रहते हैं, है ना। रंग बिरंगे मृदभांड के भी कुछ उदाहरण मिले, हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ है। मृदभांड का उपयोग 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सादे मृदभांड का मुख्य रूप से उपयोग अनाज, पानी के भंडारण आदि जैसे घरेलू प्रयोजन के लिए किया जाता है। छोटे पात्रों, सामान्यतः आकार में आधे इंच से भी कम, सजावटी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इन्हें इतने अद्भुत ढंग से तैयार किया जाता है कि ये आज भी प्रभावशाली दिखते हैं। बताइए, इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अब ये देख लीजिए फिगर, तल में बड़े छेद, बगल में छोटे छेदों वाले कुछ छिद्रित मृदभांड भी हैं। संभवतः इनका उपयोग शराब टपकाने के लिए किया जाता होगा, है ना। ये देखिए कितना सुंदर है ना। इस तरीके से बाएं से लाल है, ये लाल मृदभांड है, और काले मृदभांड और छिद्रित मृदभांड ये हैं। अब इनका आभूषण देख लेते हैं, कैसे ये अपना जो है आभूषण वगैरह पहनते थे। तो हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों, यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसे विविधतापूर्ण सामग्री का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों कंठाहार, पट्टिकाएं, बाजूबंद और अंगूठियां जैसे आभूषण पहनते थे। करदनी, झुमके, पायल केवल महिलाएं पहना करती थी। तो ये है क्या पहना करती थी, किस किस चीज से बनाती थी वो। कोर्नेलियन, नीलम, कार्जट, स्टेटाइट आदि से बने हुए मनके भी काफी लोकप्रिय थे। ये देखिए इस तरीके से ये सारे आभूषण हैं इनके मिले हैं जो मनके भी काफी लोकप्रिय हैं। बड़े पैमाने पर इनका प्रयोग है। यह बात चन्हूदड़ो और लोथल में मिले कारखानों से स्पष्ट है। कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का उपयोग करते थे। कपड़ों के लिए लोग हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का उपयोग करते थे। कॉटन का है। इन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से काता जाता था। दोनों लोग काटते थे, मतलब जैसे गांधी जी चरखा चला के काटते हैं, उसी तरीके से दोनों लोग, अमीर और गरीब दोनों लोग उस समय। तकुए और घिरनी, तकुए और घिरनी महंगी काचा फायंस के साथ साथ सस्ती मिट्टी से भी बनाए जाते थे। तो जो तकुए कतनी जिससे नहीं ऐसे ऐसे करके डंडा होता है, उससे वो सूत जो है धागा बनाया जाता है, तो वो या तो महंगे कांचाब से फायंस से बनाए जाते थे या सस्ती मिट्टी से, दोनों तरीके से। साथ ही बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति भी सजग थे, मतलब बढ़िया बढ़िया शेविंग करके भी आते थे, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकारों, जो शिल्पकार थे, मूर्तिकार ने स्थापत्य कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। वैज्ञानिक नगर योजना, जो साइंटिफिक सिटी प्लानिंग है, से लेकर कलात्मक आकृतियां, जो कलात्मक आकृतियां हैं के रूप में इस प्राचीन सभ्यता ने कौशल शिल्पकारिता की विरासत अपने पीछे छोड़ दी है। दाढ़ी वाले पुजारी, ये देखिए दाढ़ी वाले पुजारी हैं। अब ये पुजारी ही कि कौन है, पुजारी होंगे, है ना। अर्ध प्रतिमा, जैसे कि वो मात्र देवी के जो पिताजी थे वो भी लगभग इसी पहनावे में थे मोहनजोदड़ो पिक्चर में, ऐसे याद कर सकते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली पाषाण मूर्तियों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक है। यह तिपटिया टेरिफायल पैटर्न वाली शॉल में लिपटे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है। आंखें लंबी हैं, ये लंबी हैं देखिए चाइनीज की तरीके से, और आधी बंद हैं जैसे कि वह ध्यान मुद्रा में हो। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर, है ना, इसका ये दाहिना हाथ है ना, ये दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद और सिर पर शादी बनी हुई पट्टिका है। ये देखिए ये बाजूबंद है और ये पट्टिका है आगे ऐसे। आगे देख लेते हैं पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर, पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति। अब ये स्पेशल एक और मूर्ति, ये दाढ़ी वाले बाबा हैं, और ये जो है पुरुष धड़ की मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति, पाषाण मूर्ति कला का एक नमूना है। धड़ की दिशा की ओर आगे की ओर है। इसके कंधे अच्छी तरह से पके हुए हैं, पेट निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है। और संभवतः सिर और भुजाओं की जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट के छिद्र है। तो यहाँ पे जो है सॉकेट के छिद्र दिए हुए हैं, ऐसे से गर्दन जोड़ने। अब पेट देख लीजिए निकला हुआ है। अब देख लीजिए ये हो गई हमारी हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला और मूर्तिकला हमने देखी।
हैं, वहां के नगर कैसे होते थे वो देखें, क्या ग्रिड पैटर्न होता था, एक ऊंचा गढ़ होता था, नीचे निचला नगर होता था, ये सब हमने देख लिया, आप रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं, अगला हमारा मेन टॉपिक है मौर्य कला और स्थापत्य कला। तो इसको हम अगले पार्ट में कवर करते हैं इस सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।